नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? और आशा करते हैं हम कि आप सभी जो है मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी संभवतः जल्दी हो जाएगा। और न्यूज़ ये है कि एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है और प्रवक्ता की भी। जो लोक सेवा आयोग से वैकेंसियाँ आती हैं उनमें जो थोड़ा विवाद की स्थिति थी अर्हता को लेकर, अब वो भी सॉल्व हो गई है, तो वहाँ से भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो आप लोग एकदम मन लगाकर लग जाइए। लोक सेवा आयोग तो बहुत जल्द एग्जाम भी करा लेता है और संभवतः जुलाई लास्ट वीक में या अगस्त फर्स्ट वीक में लोक सेवा आयोग से भी विज्ञापन देखने को मिलेगा आप सभी को। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। आज हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी रचनाएं कौन सी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जो है हम शुरू करते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जो नामकरण है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि आधुनिक काल का नामकरण क्या है। चलिए, तो नामकरण में पुनर्जागरण काल भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। और पुनर्जागरण काल कहा किसने है? तो राजनाथ शर्मा ने कहा है। क्या कहा है? पुनर्जागरण काल किसने कहा है? राजनाथ शर्मा ने कहा है। और वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। और तीसरा है नवजागरण काल। तो नवजागरण काल राहुल सांकृत्यायन और रामविलास शर्मा दोनों ने कहा है। किसने किसने? राहुल सांकृत्यायन और रामविलास शर्मा दोनों लोगों ने क्या कहा है? नवजागरण काल कहा है। उसके उपरांत शुक्ल जी ने आधुनिक काल का जो काल विभाजन किया है उसको भी देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक काल, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का जो काल विभाजन है इसको हम लोग देखते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि प्रथम उत्थान का समय क्या है। नई काव्य धारा प्रथम उत्थान का समय क्या है। जो काव्यखंड है इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण और चौथा प्रकरण। तो पहले प्रकरण में पुरानी काव्य धारा है। क्या है? पुरानी काव्य धारा, जिसका समय कब माना जाता है? तो 1900 से 1925। क्या है ये? संवत है। संवत 1900 से 1925 विक्रमी संवत। और रीति काल के उत्तरवर्ती कवि यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर रीति काल के उत्तरवर्ती कवि आते हैं। और प्रकरण सेकंड में नई काव्य धारा प्रथम उत्थान है। क्या है? नई काव्य धारा प्रथम उत्थान। तो नई काव्य धारा प्रथम उत्थान का समय क्या है? तो 1868 से 1893 ईस्वी। क्या? 1868 से 1893 ईस्वी। और इसमें 57 प्लस कर देंगे तो यह है संवत में बदल जाएगा। तो 1868 से 1893 नई काव्य धारा प्रथम उत्थान। और नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान का समय क्या है? तो 1893 से 1918 ईस्वी। समय पूछा जाता है इसमें। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नई काव्य धारा प्रथम उत्थान नाम किसने दिया, या कि नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान नाम किसने दिया। तो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और लास्ट है नई काव्य धारा तृतीय उत्थान। इसका समय 1918 ईस्वी से शुरू होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे ढंग से समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे जो है आप इसको भूलें ना। तो चलिए, भारतेंदु युग हम सभी शुरू करते हैं। भारतेंदु युग का जो समय है वह है सामान्य रूप से 1868 से 1900 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1800 ईस्वी से 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और भारतेंदु युग में सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ेंगे। तो इनका समय क्या है? 1850 से 1885 ईस्वी तक। इनका जो जीवन था वह जो है केवल 35 वर्ष का था। ये 35 वर्ष तक ही जीवित थे। लेकिन देखिए कि 35 साल में ही इन्होंने कितना क्या कुछ कर दिया कि जो है
विख्यात हो गए, हर जगह प्रसिद्ध हुई है कि नहीं हुई है, केवल 35 साल की उम्र में ही। तो वाराणसी के एक प्रतिष्ठित घराने में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी के एक प्रतिष्ठित घराने में सेठ अमी चंद के यहाँ, किसके यहाँ, सेठ अमी चंद के यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में सेठ अमी चंद के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम क्या था, गोपाल चंद्र गिरधर दास, तथा माता का नाम पार्वती था। और विवाह किससे हुआ था, मन्नो से। किससे, मन्नो से विवाह इनका हुआ था। और आगे है, भारतेंदु गद्य और पद्य दोनों में साहित्य रचना किए। किसमें, गद्य में भी किए और पद्य में भी किए, लेकिन भाषा के रूप में गद्य के लिए खड़ी बोली, भाषा के रूप में गद्य के लिए खड़ी बोली तथा पद्य के लिए ब्रज भाषा इन्होंने अपनाया। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो है गद्य और पद्य दोनों का यूज करते थे। भारतेंदु गद्य और पद्य दोनों में साहित्य रचना करते थे, लेकिन भाषा के रूप में क्या है कि गद्य के लिए खड़ी बोली तथा पद्य के लिए ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग बखूबी ढंग से किया। और इनके गुरु का नाम था क्या, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद क्या थे, तो इनके विद्या गुरु थे। और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, तो शिवप्रसाद सितारे हिंद को कौन सी उपाधि मिली थी, सितारा की। किसकी, सितारा की। किसको, इनके भारतेंदु के जो विद्या गुरु थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, इनको जो है इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, सितारे लगा हुआ है। तो सितारे लगा हुआ है, इसी वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका नाम क्या है, हरिश्चंद्र, तो इनके नाम में भी क्या लगा, भारतेंदु। क्या लगा, भारतेंदु। और उपनाम रसा से, उपनाम क्या है, रसा से उर्दू भाषा में लेखन कार्य इन्होंने किया। तो उर्दू में लेखन कार्य किस नाम से किया, तो रसा उपनाम से किया। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रसा उपनाम से उर्दू में किसने लेखन कार्य किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। और इन्हें आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। और अजात शत्रु के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और हिंदी काव्य का वैतालिक भी इन्हें कहा जाता है। और साथ ही साथ हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। तो चलिए इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं कि इनकी कौन सी रचनाएं हैं जो एग्जाम में आती रही हैं। तो रचनाएं तो इन्होंने बहुत सारी लिखी है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, उत्तरार्ध भक्तमाल, रिपुनाष्टक, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रात समीरन। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं इनमें सभी में क्या लगा हुआ है, प्रेम लगा हुआ है। क्या, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। ठीक है, इनकी रचना वर्षा विनोद इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी याद कर लीजिए। क्या, वर्षा विनोद। और ये जो मैंने लिखवाया है ये तो अधिकांश रचनाएं क्या हैं कि इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन इनमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूं। बाकी इंपॉर्टेंट सभी हैं और लगभग सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो रिपुनाष्टक भी है, लेकिन वर्षा विनोद सबसे ज्यादा है। और विनय प्रेम पचासा, देखिए यहां पर भी प्रेम शब्द लगा हुआ है। और प्रात समीरन, प्रात समीरन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रकृति का वर्णन हुआ है और श्री कृष्ण के बारे में भी है। किसमें, प्रात समीरन में। और इनकी रचना है प्रबोधिनी, विजयनी, विजय पताका। प्रबोधिनी, तो प्रात समीरन, प्रबोधिनी और विजयनी, विजय पताका, इनको तीनों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। प्रात समीरन में श्री कृष्ण तथा प्रकृति का वर्णन है। और प्रबोधिनी, क्या, प्रबोधिनी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए लिखी गई, या कि इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की गई है। और विजयनी, विजय पताका मिस्र पर, कहां,
तो मिस्र पर भारतीय सेना की विजय प्राप्ति करने पर यह रचना लिखी गई थी। विजयनी विजय पताका। क्या? विजयनी विजय पताका। वा से विजयनी, वा से विजय, तो विजयनी विजय पताका। और पा से प्रात समीरन और पा से प्रबोधिनी। ठीक है, और पा यहां भी लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रात समीरन, प्रबोधिनी, विजयनी विजय पताका, इन तीनों रचनाओं को और वर्षा विनोद को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए इनकी जो कविताएं हैं और उसमें प्रयुक्त छंदों को भी हम देख लेते हैं। तो प्रात समीरन में प्यार छंद है, समधिन मधुमास गाली है ये, और बंदर सभा पैरोडी, उर्दू का स्यापा, यहाँ स्यापा ही है, और बकरी बिलाप और नए जमाने की मुकरियां, इसमें क्या है? पैरोडी छंद है दोनों में। और ये जो नए जमाने की मुकरियां हैं यह अमीर खुसरो की तर्ज पर लिखा गया है। किसके तर्ज पर? तो अमीर खुसरो की तर्ज पर नए जमाने की मुकरियां इन्होंने लिखा है। और बकरी बिलाप और नए जमाने की मुकरियां दोनों में क्या है? पैरोडी छंद है। तो प्रात समीरन प्यार छंद, समधिन मधुमास गाली, बंदर सभा पैरोडी, उर्दू का स्यापा स्यापा। तो इसको याद कर लीजिए। और नीचे भी कुछ रचनाएं इनकी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, चूरन विषयक, ये तीनों भी इसमें दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, क्या? दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों रचनाएं खड़ी बोली में है। किसमें है? तो खड़ी बोली में ये तीनों रचनाएं हैं। कौन कौन सी? फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप और चूरन विषयक। जब आप जो है क्लास को एकदम धैर्य बनाकर देखेंगे तो प्रयास हमारा यही रहता है कि यहाँ पर जो भी रचनाएं, पंक्तियां और विशेषताएं बताई जाएं वो इस हिसाब से बताई जाएं कि आपको क्लास देखने से ही सभी चीजें कंठस्थ हो जाएं। तो इसलिए आप धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहिए और देखिए। ठीक है, और कवि वचन सुधा पत्रिका है जो कि 1868 ईस्वी इसका समय है। किसका? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका पूछी जाती है कि किसकी है? तो कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका समय क्या है? 1873 ईस्वी। और इसी जो हरिश्चंद्र मैगजीन है इसी का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका भी बाद में पड़ जाता है। क्या? हरिश्चंद्र चंद्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र की चंद्रिका नामक एक बंगाली महिला मित्र थी। क्या थी? चंद्रिका नामक एक बंगाली महिला मित्र थी। उसी के नाम से इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम क्या कर दिया? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। और इसका समय है 1873 ईस्वी। और कवि वचन सुधा का क्या है? तो 1868 ईस्वी। और बाला बोधनी, बाला बोधनी भी इंपॉर्टेंट है। बाला बोधनी का समय क्या है? 1874 ईस्वी। और यह स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए यह जानी जाती है। क्या? बाला बोधनी। और तदीय समाज, तदीय समाज की स्थापना किसने किया? तो 1883 ईस्वी में युवाओं के लिए की गई। तो तदीय समाज की स्थापना किसने किया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और एक बार ये क्वेश्चन टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के वन लाइनर जो क्वेश्चन है, जैसे नामकरण से संबंधित क्वेश्चन हो गया और ये तदीय समाज वाला हो गया, और काल चक्र की भूमिका एक है, तो वो भी क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यूपी टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैं बताऊंगा, और जो टीजीटी पीजीटी DSSB में के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो तदीय समाज युवाओं के लिए है और इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई है। और अमीर खुसरो, किसके? अमीर खुसरो की तर्ज पर मुकरियां लिखा है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और इस मुकरी की चर्चा मैं जब टीजीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहा था तो उस समय ये मुकरी जो है आपके सामने मैंने प्रस्तुत भी किया था। क्या है? कि भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे,
हंस हंस कर तन मन धन मूसै, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस कर तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, हे सखी साजन नहीं अंग्रेज। मुकरिया का मतलब होता है कि कही हुई बातों से मुकर जाना। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि जाहिर बातन में अति तेज। तो अगली कह रही है कि ये सखी साजन, मतलब वो साजन है, तो ये पलट जा रही है, कह रही नहीं अंग्रेज। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस कर तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज। तो ये सखी साजन, तो वहां पर दूसरी सखी पूछ रही क्या वो साजन है, तो कह रही है कि नहीं अंग्रेज, मतलब अंग्रेज हैं। चलिए, और आपका ये अगला क्वेश्चन भी आ गया, कालचक्र की भूमिका वाला क्वेश्चन। ये भी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, और हमें लग रहा है कि जब टेट का एग्जाम पहली बार हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1873 ईस्वी में इन्होंने अपने ग्रंथ कालचक्र की भूमिका, कालचक्र की भूमिका क्या है, इनका ग्रंथ है, और 1873 में इन्होंने कालचक्र की भूमिका में लिखा था, क्या लिखा था कि हिंदी नए चाल में ढली, जिसका जिक्र हरिश्चंद्र चंद्रिका में भी किया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कालचक्र की भूमिका में हिंदी नए चाल में ढली, इन्होंने अपने ग्रंथ में कब लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने ग्रंथ कालचक्र की भूमिका में हिंदी नए चाल में ढली, ऐसा इन्होंने कब लिखा था, तो 1873 ईस्वी में लिखा था। और इनकी समस्या पूर्ति है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समस्या पूर्ति क्या है कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती हैं। ये पंक्ति भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और आगे हम लोग देखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका समय 1855 से 1923 ईस्वी माना जाता है, और जन्म इनका कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था। और ये अब्र नाम से उर्दू में कविता थे, अब्र नाम से उर्दू में कविता करते थे। तो अब्र किसका उपनाम है, बद्री नारायण चौधरी का। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि रसा किस कवि का उपनाम है, रसा किस कवि का उपनाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, टैक्स के विरोध में इनका प्रसिद्ध नारा था, नारा क्या था इनका मतलब बद्री नारायण चौधरी जी का क्या नारा था कि रो सब मुंह बाय बाय, रो सब मुंह बाय बाय, हाय टिकस हाय हाय, हाय टिकस हाय हाय। और इनकी रचना है जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद प्रेम घन सर्वस्व। जीर्ण जनपद, जा से जीर्ण और जा से जनपद, ये प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के ही नाम से है। तो प्रेमघन सर्वस्व अगर पूछा जाए तो प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अलौकिक लीला और हार्दिक हर्षादर्श, हार्दिक हर्षादर्श, यहाँ जीर्ण जीर्ण जनपद जा से, और यहाँ से हार्दिक हर्षादर्श। और आनंद अरुदय मयंक महिमा, मयंक महिमा को आप लोग मत भूलिएगा, ये खड़ी बोली में है। और आगे है वर्षा बिंदु, वर्षा विनोद किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए, जल्दी से बताइए, वर्षा विनोद किसकी रचना है। वर्षा बिंदु तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है, और वर्षा विनोद किसकी रचना है बताइए। और पितर प्रलाप जो कि राष्ट्रीय भावना से संबंधित है, पितर प्रलाप में क्या है, राष्ट्रीय भावना है। और आगे इनकी रचना है शोकाश्रु बिंदु, क्या, शोकाश्रु बिंदु। तो शोकाश्रु नाम का मतलब ही है क्या, शोक प्लस अश्रु। शोकाश्रु में कौन सी संधि होगी बताइए, शोकाश्रु शब्द में कौन सी संधि होगी। आप अलग अलग करके मत बताइए, केवल इतना ही बता दीजिए कि शोकाश्रु शब्द में कौन सी संधि होगी। तो शोक अश्रु भारतेंदु जी की मृत्यु पर लिखित है ये। तो जब किसी की मृत्यु होती है तब क्या मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है, और आंसू भी आते हैं, तो शोक अश्रु।
यानी शोकाश्रु बिंदु किससे संबंधित है? तो भारतेंदु जी की मृत्यु से संबंधित ये रचना है। और एक बार विलायत में, कहा? विलायत में। विलायत का मतलब विदेश में। विलायत का मतलब क्या होता है? विलायत का मतलब, तो विलायत का मतलब होता है विदेश। एक बार विदेश में दादा भाई नौरोजी को, किसको? दादा भाई नौरोजी को काला कहकर अपमानित किया गया। तब जो है प्रेमघन ने लिखा था, क्या लिखा था? कि अचरज होत तुम्हु सब, गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे, शब्दहु पे है वारे। तो ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। और इनकी समस्या पूर्ति है किसकी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। कि चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिवे की चलाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिवे की चलाइए ना। तो चलिए जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ेंगे हम लोग। और कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है या संपादन किसने किया? आप सभी जो है मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही कम आप सभी आंसर देते हैं, डरते रहते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि गिरते घुड़सवार ही मैदान जंग में वो लोग क्या गिरेंगे? जो घुटनों के बल चले। तो आंसर आप लोग जरूर दीजिए, आंसर देने से जो है चूकिए मत। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय क्या है? तो समय 1856 से 1894 ईस्वी है। और पिता का नाम क्या था? संकठा प्रसाद मिश्र था, जो क्या थे? एक ज्योतिषी थे। क्या थे? ज्योतिषी थे। पिता का नाम क्या है? संकठा प्रसाद मिश्र। और जन्म स्थान उन्नाव जिले के बैजे गांव में। उन्नाव कहां पर पड़ता है? तो उन्नाव कानपुर में पड़ता है या कानपुर के पास ही पड़ता है। और ब्राह्मण पत्रिका और हिंदुस्तान, ये दोनों मासिक पत्रिकाएं हैं। कैसी हैं? मासिक। और कानपुर से निकलती थी। कहां से? कानपुर से। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण, देखिए ये ब्राह्मण है भी, मिश्र लगा हुआ है। क्या? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो पंडित हैं तो क्या निकालेंगे? ब्राह्मण पत्रिका निकालेंगे। और हिंदुस्तान के नाम से भी इन्होंने निकाला था। और हिंदुस्तान में है क्या है? जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। और किसमें दिया है? हिंदुस्तान नामक पत्रिका में दिया है। क्या? कि जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पांजलि, प्रताप लहरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और प्रताप यहां पर भी लगा हुआ है। तो ये रचना तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। प्रताप लहरी में प्रताप शब्द है, तो प्रताप से आप लोग समझ जाना कि प्रताप नारायण मिश्र की ही ये रचना है। और कविताओं का ये संकलन है। क्या है? तो कविताओं का संकलन है। और प्रेम पुष्पांजलि, तृप्यंताम हर गंगा बुढ़ापा, ककारष्टक, संगीत शाकुंतल, दीवान ए बरहमन। ये क्या है? उर्दू कविता संग्रह है। क्या है? उर्दू कविता संग्रह है दीवान ए बरहमन। तो तृप्यंताम हर गंगा बुढ़ापा और ककारष्टक संगीत शाकुंतल, इसमें तृप्यंताम हर गंगा बुढ़ापा, इन तीनों को आप सभी याद कर लीजिए। ठीक है। और इनका शेर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप सभी एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। शर्मा जी का कुत्ता शेर का चचा है। क्या? शर्मा जी का कुत्ता शेर का चचा है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? जब मैं शब्द शक्ति पढ़ा रहा था आप सभी को, तो मैंने यही हूबहू उदाहरण रखा था। क्या? कि शर्मा जी का कुत्ता शेर का चचा है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो विकल्प 3 है आपके पास। अभिधा शब्द शक्ति,
लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो इनका शेर है क्या कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो रचना है वह है हिंदी की हिमायत। ये क्या है, इनकी प्रसिद्ध कविता है। क्या, हिंदी की हिमायत। ये कविता जो है एग्जाम में पूछी गई है कि हिंदी की हिमायत किसकी कविता है, तो किसकी है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। और इनकी समस्या पूर्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है समस्या पूर्ति भी, कि यह ब्यारी तबै बदलेगी, यह ब्यारी तबै बदलेगी कछु, यह ब्यारी तबै बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ। तो पपीहा शब्द को याद करिए। क्या, पपीहा जब पूछी हैं पीयू कहाँ, पा से पपीहा पा से पीयू, पपीहा शब्द याद कर लीजिए कि पपीहा कहाँ आएगा, तो जहां पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र होंगे वहां पर पपीहा शब्द भी आएगा। पा से प्रताप नारायण मिश्र और पा से पपीहा। यह ब्यारी तबै बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी हैं पीयू कहाँ। चलिए आगे ठाकुर जगमोहन सिंह को हम सभी पढ़ते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका समय है 1857 से 1899 ईस्वी। और इनकी ये चीज महत्वपूर्ण है कि ऋतु संहार और मेघदूत का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो ऋतु संहार और मेघदूत यहां से पूछ लिया जाता है, या तो ऋतु संहार को पूछ लेगा एग्जाम में, या कि मेघदूत को पूछ लेगा और पूछ लेगा कि इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। और मध्य प्रदेश की राघवगढ़ रियासत के ये क्या थे, राजकुमार थे। कहाँ के, तो मध्य प्रदेश के राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। और इनकी रचना है श्याम लता, श्याम सरोजनी, देवयानी, प्रेम संपत्ति लता। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा है, प्रेम का पथिक कहा है। क्या कहा है, प्रेम का पथिक। और इसी बात पर आप लोग एक आंसर दीजिए कि पथिक किसकी रचना है, पथिक किसकी रचना है, आंसर दीजिए आप सभी। तो शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा है, प्रेम का पथिक कहा है। तो प्रेम का पथिक नाम से किसे जाना जाता है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी को जाना जाता है। आगे आते हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म साहब 1858 ईस्वी में हुआ था और 1900 में मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त व्यास था, जो कि स्वयं एक बड़े कवि थे। क्या थे, दुर्गा दत्त व्यास जी तो एक बड़े कवि थे। और इनका जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका, अंबिका, अंबिका में का शब्द आया है, तो का से काशी में इनका जन्म हुआ था। अंबिका, अंबिका, का से काशी में इनका जन्म हुआ था। और पीयूष प्रवाह, पीयूष प्रवाह नामक पत्र के ये संपादक भी थे। और बिहारी बिहारी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिहारी बिहार नाम से बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किसने किया, तो किसने किया, अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहारी बिहार के नाम से बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया। और इनकी उपाधि क्या है, सुकवि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। सुकवि कवि, सुकवि उपाधि किसकी है, तो अंबिका दत्त व्यास की है। का से अंबिका दत्त, अंबिका में का आ रहा है, सुकवि में भी कवि आ रहा है, सुकवि में भी का आ रहा है। तो सुकवि किसकी उपाधि है, अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। और इनकी रचना है पावस पचासा। क्या, पावस पचासा, सुकवि सतसई। सुकवि सतसई रचना पूछी जाएगी तब तो आप लोग सही कर लेंगे। सुकवि यानी अंबिका दत्त व्यास, सुकवि उपाधि है तो सुकवि सतसई, पावस पचासा, हो होरी और समस्या पूर्ति सर्वस्व। ये क्या है, काव्य संग्रह है, समस्या पूर्ति सर्वस्व।
और कंसवध, इसको याद रख लीजिएगा, कंसवध ये खड़ी बोली का प्रबंध है। और कैसी कृति है? तो अपूर्ण है। ये क्या है? अपूर्ण है और खड़ी बोली का प्रबंध है। आगे इनकी रचना है भारत सौभाग्य और गव संकट। भारत सौभाग्य गो संकट ये नाटक हैं और गेय पदों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और समस्या पूर्ति इनकी है समस्या पूर्ति। क्या है? पूरी अमी की कटोरिया सी अमर रहो विक्टोरिया रानी। तुक्का से कटोरिया और विक्टोरिया में भी का है। ये पंक्ति किसकी हुई? अंबिका दत्त व्यास की हुई। इसी प्रकार से आप लोग समझ कर जब पढ़ेंगे, समझ कर जब पढ़ेंगे तो सभी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। तो पूरी अमी की कटोरिया सी और अमर रहो विक्टोरिया रानी, यह समस्या पूर्ति किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। और इनकी काव्य पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि जयति राज राजेश्वरी जय जयम परमेश। जयति राज राजेश्वरी जय जयम परिवेश। तो सुकवि किसकी उपाधि है? सुकवि किसकी उपाधि है बताइए? चलिए राधा कृष्णदास जी को देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1907 ईस्वी में। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, यानी उनके बुआ के लड़के थे। किसके? भारतेंदु जी के। तो ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे और काशी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? काशी में जन्म हुआ था। इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकडॉनल पुष्पांजलि। क्या? मैकडॉनल पुष्पांजलि। ये तो आप लोग भूलेंगे नहीं, मैकडॉनल पुष्पांजलि। मैकडॉनल का मतलब ही समझते हैं आप सभी। विजयनी विलाप और भारत 12 मासा और देश दशा। मैकडॉनल पुष्पांजलि, विजयनी विलाप, भारत 12 मासा और देश दशा। सबसे इंपॉर्टेंट है मैकडॉनल पुष्पांजलि। और सबसे बड़ी बात है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वह यह है कि इन्होंने अंबिका दत्त व्यास के अनुकरण पर रहीम के दोहों पर कुंडलिया बनाया। इन्होंने अंबिका दत्त व्यास के अनुकरण पर रहीम के दोहों पर कुंडलिया बनाया। और आगे आ जाते हैं राधा चरण गोस्वामी। कौन? राधा चरण गोस्वामी। इन्होंने भारतेंदु नामक पत्र निकाला था। अगर भारतेंदु नामक पत्र पूछा जाए कि किसने निकाला था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप ना लिख दीजिएगा। किसने निकाला? राधा चरण गोस्वामी ने निकाला। और जन्म इनका कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1868 को वृंदावन में हुआ था और मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई थी। रचना क्या है? तो रचना नौ भक्तमाल। क्या? नौ भक्तमाल, शिशिर सुषमा, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत इनकी भी रचना है। किसकी? राधा चरण गोस्वामी की। तो भ्रमर नाम से कई लोगों की रचना है जिसमें भ्रमर शब्द जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। और 12 मासी। क्या? 12 मासी। 12 मासी तो इनकी रचना है, लेकिन ज्ञान चतुर्वेदी ने 12 मासी के नाम से उपन्यास लिखा है। कौन सी विधा लिखा है? तो ज्ञान चतुर्वेदी ने 12 मासी के नाम से उपन्यास विधा लिखा है। और आगे है विधवा विलाप। और 3 रचनाएं हैं इनकी, यमलोक की यात्रा, नायिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत। ये तीनों व्यंग्य परक हैं। और हमारो उत्तम भारत देश। हमारो उत्तम भारत देश क्या है? कविता है राधा चरण गोस्वामी की। हमारो उत्तम भारत देश बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है और एग्जाम में पूछी जाती है। क्या? कि हमारो उत्तम भारत देश किसकी कविता है? तो राधा चरण गोस्वामी जी की कविता है। और अगले आते हैं बाल कृष्ण भट्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युगीन कवियों में सबसे पहले कौन आता है? तो उम्र में सबसे बड़े ये थे तो यही आएंगे। और हिंदी प्रदीप
हिंदी प्रदीप नामक पत्र के माध्यम से भारतेंदु के कार्यों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, तो ये भी भारतेंदु युगीन कवि हैं। तो आप सभी जो है भारतेंदु युगीन जितने भी कवि हैं उनका नाम याद रख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है? तो जब आप सभी कवियों को याद किए रहेंगे तब वहां आप आसानी से क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन कवि और द्विवेदी युगीन कवि, छायावादी कवि, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, मतलब जितने भी ये युग हैं उनमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको जरूर याद कर लीजिए आप सभी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। चलिए आगे हम सभी जो है द्विवेदी युग को देखते हैं। द्विवेदी युग का जो समय है वह है सामान्य रूप से 1900 से 1920 ईस्वी तक। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहां पर हुआ था? बताइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए, और हरिवंश राय बच्चन जी हुए, भिखारी दास हुए, ये जो और राम नरेश त्रिपाठी जी हुए, मतलब यहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जिसका जिसका जन्म हुआ है उनको आप विशेष तौर से याद कर लीजिए। जैसे देव कवि का जन्म इटावा में हुआ है तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो जो चर्चित कवि हैं मुख्य रूप से उनके जन्म स्थान को भी आप लोग याद कर लीजिए, और उनकी उपाधि क्या है, मूल नाम क्या है, इसको भी याद कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम सभी श्रीधर पाठक जी को देखते हैं। इनका जो समय है वह है 1859 से 1928 ईस्वी। और श्रीधर पाठक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बुलाया है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि थे ये, और किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। क्या कहा है? ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि हैं। तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ये ब्रज भाषा से खड़ी बोली में है। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। क्या कहा? कि ये हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक थे, और इन्हें आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि आधुनिक काल में माना जाता है। कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि खड़ी बोली का पहला कवि इन्हें आधुनिक काल में माना जाता है। और हूबहू क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा भी जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इनकी रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार। क्या है? जगत सच्चाई सार, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही। तो जगत सच्चाई सार में लिखा है क्या? कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा। अगर ये पंक्ति पूछी जाए तो इसमें जगत शब्द है ना, इसमें जगत शब्द लिखा हुआ है, तो जगत से जान लेना कि जगत सच्चाई सार की ये पंक्ति है। ठीक है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। और वनाष्टक कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति है। किस भाषा में कश्मीर सुषमा है? तो ब्रज भाषा में है। और आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप सभी। इन्होंने कालिदास के ऋतु संहार, क्या? कालिदास के ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की रचना, गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। किसने? श्रीधर पाठक ने किया है। कालिदास के ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। और प्रकृति वर्णन, क्या? प्रकृति वर्णन की दृष्टि से द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रकृति वर्णन की दृष्टि से ये द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि हैं। और एकांतवासी योगी,
एकांतवासी योगी या हर्मिट का अनुवाद है। ठीक है, एकांतवासी योगी जो रचना है वह हर्मिट का अनुवाद है और खड़ी बोली में लिखी गई इनकी प्रथम रचना है। एकांतवासी योगी हर्मिट का अनुवाद है और इनकी खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम रचना है। और आगे है उजड़ ग्राम। क्या उजड़ ग्राम? यह डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। और अगली रचना श्रांत पथिक। यह द ट्रैवलर का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? द ट्रैवलर का अनुवाद है। बताइए आप सभी कि तदीय समाज की स्थापना किसने किया था? तदीय समाज की स्थापना बताइए। तदीय समाज की स्थापना किसने किया था बताइए। चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देखा जाए, जो कि द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जो समय है वह है 1864 से 1938 ईस्वी है। देखिए, युग प्रवर्तक, साहित्यकार और भाषा के परिष्कारक महावीर। क्या क्या हैं? युग प्रवर्तक, साहित्यकार और भाषा के परिष्कारक महावीर। निराला, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त जैसे बड़े कवियों के गुरु का जन्म रायबरेली के दौलतपुर में हुआ था। किसके किसके गुरु हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तो निराला, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त जैसे बड़े कवियों के गुरु का जन्म रायबरेली के दौलतपुर में हुआ था। रायबरेली से दौलतपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वहां पर जाके देख भी सकते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। आप सभी ये समझिए कि जब निराला जी इतने महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद्र जी इतने महत्वपूर्ण है, इतने सारे उपन्यास प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, और मैथिली शरण गुप्त इतने महत्वपूर्ण हैं, तो उनके गुरु कितने महत्वपूर्ण होंगे? समझ रहे हैं कि नहीं? जब निराला, मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद्र जैसे विद्वान इतने महत्वपूर्ण हैं, तो इनके गुरु तो है गुरु जी और ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इनका जन्म दौलतपुर में हुआ था, जो कि रायबरेली में पड़ता है। और 1903 ईस्वी में, कब? 1903 ईस्वी में रेल डाक विभाग की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। सोचिए कि रेल डाक विभाग में ये नौकरी कर रहे थे, लेकिन सरस्वती पत्रिका का संपादन करने के लिए इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन 1903 ईस्वी में सरस्वती का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। 1903 ईस्वी में रेल डाक विभाग की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। तो सरस्वती पत्रिका से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और इनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, रिपु तरंगड़ी, कुमार संभव सार। ये जो गंगा लहरी है, पंडित राज जगन्नाथ के गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद है। इनकी रचनाओं को आप सभी याद कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी? काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, रिपु तरंगड़ी और कुमार संभव सार। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस और नो में आंसर दीजिए। जब आप अनुमति देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? बताइए भैया, इतना समझ में आया? चलिए, नागरी तेरी यह दशा, ये क्या है? इनकी कविता है। नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप, सरगव नरक ठिकाना नहीं, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप सभी याद कर लीजिए। और 1908 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से कवियों की उर्मिला विषयक, कवियों की
उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा और यह लेख बंगला साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्येर उपेक्षिता से प्रभावित थी। ठीक है, क्या 1908 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा। यह लेख बंगला साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्येर उपेक्षिता से प्रभावित थी। यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। काव्य पंक्तियां, इनकी काव्य पंक्तियां बहुत ही अच्छी हैं, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और आशा करते हैं कि आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगी। अगर नहीं भी याद होंगी तो इन पंक्तियों के जो शब्द हैं वो जो है आपके मन में चलते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है पंक्ति। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज। बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। और अगली पंक्ति है कि भैंस भवानी कै तब सेवा। भैंस भवानी कै तब सेवा। भैंस भवानी कै तब सेवा लागे करन पढ़बगा छूटी। और बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहू दुहत माँ छूटी। तो पहले वाली जो पंक्ति थी उसमें बैल शब्द आ रहा है और जो दूसरी पंक्ति है उसमें भैंस आ रही है। तो तत्कालीन आर्थिक तंगी से आहत होकर द्विवेदी जी ने 1908 ईस्वी में अर्थशास्त्र विषय के ग्रंथ संपत्ति शास्त्र लिखा और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। तो कौन है संपत्ति शास्त्र के लेखक, बताइए आप सभी। चलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं। इनका समय है 1886 ईस्वी से 1964 ईस्वी में और जन्म इनका कहाँ हुआ था तो झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनकी रचनाओं पर रविंद्रनाथ टैगोर और महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसका महावीर प्रसाद द्विवेदी और रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का प्रभाव है। चलिए इनकी सभी रचनाओं को देख लेते हैं और इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है। रंग में भंग, रंग में भंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया। भारत भारती भी इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण है साकेत जिसमें 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और झंकार में इनके रहस्यवादी गीतों का संग्रह है। झंकार क्या है? इनके रहस्यवादी गीतों का संग्रह है। और साकेत शब्द का आप लोग शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। साकेत शब्द का क्या अर्थ होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। साकेत शब्द का क्या अर्थ है और किस भाषा का शब्द है? साकेत शब्द का क्या अर्थ है और किस भाषा का शब्द है, इसको बताइए। तो चलिए, साकेत में 12 सर्ग हैं और द्वापर में 16 सर्ग हैं। और जय भारत जो रचना है यह महाभारत पर केंद्रित है। और विष्णु प्रिया बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। विष्णु प्रिया पर केंद्रित है। विष्णु प्रिया बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया पर केंद्रित है। इसी में एक पंक्ति है कि नारी होते तो अच्छा होता, नरयति कहाकर चले गए। तो इनकी सभी रचनाओं को याद कर लीजिए। इसका सूत्र क्या है? रज भापम झंसाय द्वाजपि। क्या? रज भापम झंसाय द्वाजपि। केवल पहले पहले अक्षर को जो है ले लीजिए और लिख लीजिए। तो क्या है? रंज, रंज, रंज मतलब आप सभी समझते हैं। रंज भापम झंसाय द्वाजपि।
सारी रचनाएं हो गई इंपॉर्टेंट इसी में। चलिए आगे है जयद्रथवध की एक पंक्ति जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। जयद्रथवध की पंक्ति है कि अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। देखिए मैं जो है बहुत चीजों को यहाँ पर 2 बार रिपीट करता हूँ, इसीलिए 2 बार रिपीट करता हूँ कि वो चीजें आपको कंठस्थ हो जाएं यहीं पर, ठीक है। और भारत भारती अगली रचना है। इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि, क्या इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसकी उपाधि दिया था? राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत भारती रचना के लिए दिया था। और इसमें भी पंक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्ति में जो है छंद पूछा गया था और 2016 के टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। यही पंक्ति दे दी गई थी और पूछ लिया गया था कि इसमें जो है कौन सा छंद होगा। यही हूबहू यही पंक्ति थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां उठा के दे दिया जाता है, महावीर की दे दिया जाता है, उसी में पूछ लिया जाता है कौन सा रस है, कौन सा छंद है। तो पंक्तियों को आप याद किए रहेंगे तो वो कई जगह जो है आपके काम में आएंगी। और आगे है साकेत। साकेत भैया बताइए आप सभी कि साकेत जो है किस भाषा का शब्द है और साकेत का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए। अब हम लोग जो है साकेत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बताइए आप सभी। साकेत का इसका जो मूल उद्देश्य है वह उर्मिला को महत्व देना है और यह एक महाकाव्य है जिसमें 12 सर्ग हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। क्या कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने? जनवादी काव्य कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवादी काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है और यह राम की कथा पर केंद्रित है। साथियों इस बात को याद रखिएगा। राम कथा पर यह केंद्रित है और इसके नवम एवं दसम सर्ग में उर्मिला का मार्मिक विरह वर्णन है। इसको भी याद रखिएगा, नवम एवं दसम में। और इसी महाकाव्य के कारण शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा। क्या कहा? सामंजस्यवादी कवि कहा। और गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा? कौटुंबिक कवि मात्र कहा। इसी महाकाव्य के कारण शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा और गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा? कौटुंबिक कवि मात्र कहा। क्या कहा? कौटुंबिक कवि मात्र कहा। और साकेत के आधार पर ही बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत लिखा है। क्या लिखा है? साकेत संत लिखा है। और आगे हम लोग यशोधरा के बारे में देखेंगे। बुद्ध की पत्नी यशोधरा को केंद्र में रखकर यशोधरा लिखा गया है जो कि एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं बताइए आप सभी कमेंट करके। चंपू काव्य किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद अधीनस्थ में एक बार पूछा भी गया था कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, बताइए आप सभी। तो यशोधरा की पंक्ति है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और एग्जाम में पूछी जाती है ये पंक्ति। चलिए रचनाओं की तरफ चलते हैं। तो मौलिक रचनाएं हैं इनकी जनक, किसान, विरहणी, ब्रजांगना,
वीरांगना, वैतालिक, सिद्धराज, अनग। तो किसान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनक, किसान, विरहणी, वज्रांगना, वीरांगना, वैतालिक, सिद्धराज, अनग, ये मौलिक रचनाएं हैं। और अनुदित में है विकट भट, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार। विकट भट भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन विकट भट ज्यादा है, और मेघनाद वध भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, राष्ट्र कवि ने मार्क्स की पुत्री जैनी, राष्ट्र कवि ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक खंड काव्य लिखा। क्या लिखा? जैनी नामक खंड काव्य लिखा। और गुप्त जी का जो प्रिय छंद है वह है हर गीत का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गुप्त जी का प्रिय छंद क्या है? हर गीत का, एग्जाम में पूछा जाता है। और विकट भट में जोधपुर के राजा की 3 पीढ़ियों की कथा है। किसमें? जो विकट भट अभी रचना पढ़े थे आप लोग, कैसी रचना है? अनुदित या मौलिक? कमेंट बॉक्स में बताइए, विकट भट कैसी रचना है, अनुदित या मौलिक? तो विकट भट में जोधपुर के राजा की 3 पीढ़ियों की कथा है। कितने पीढ़ियों की? 3 पीढ़ियों की कथा है। और मेघनाद वध का काव्यानुवाद, मेघनाद वध का काव्यानुवाद अतुकांत शैली में किया गया है, ठीक है। और गुरुकुल नामक काव्य में, किसमें? गुरुकुल नामक काव्य में सिख गुरुओं की कथा है। गुरुकुल, गुरुकुल में भी का आ रहा है और सिख में भी का आ रहा है। तो गुरुकुल में किसका वर्णन है? तो सिख गुरुओं की कथा है, ठीक है। चलिए, बंगला कवि माइकेल मधुसूदन के मेघनाद वध का अनुवाद अतुकांत शैली में मधुप उपनाम से किया है। किस उपनाम से किया है? मधुप उपनाम से किया है। आगे हम सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी को देखते हैं। इनका समय है 1865 से 1947 ईस्वी में, और आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में इनका जन्म हुआ था। किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1923 से 41 तक अवैतनिक प्राध्यापक थे। अवैतनिक मतलब बिना वेतन के, बिना कुछ पैसा लिए ही वहां पर ये पढ़ाते थे। और प्रिय प्रवास, इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 ईस्वी की है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, ना केवल इनका, खड़ी बोली का महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, ना केवल इनका बल्कि पूरे हिंदी का महाकाव्य है। खड़ी बोली का महाकाव्य है और केवल इनका ही नहीं, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य तो है ही, लेकिन ना केवल इनका बल्कि पूरे हिंदी का महाकाव्य है। और इसमें सर्ग कितने हैं? तो 17 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या जरूर याद कर लीजिएगा कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, साकेत में कितने हैं, द्वापर में कितने हैं, और प्रिय प्रवास में कितने हैं, ठीक है। और रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। और पृथ्वीराज रासों में कितने हैं? चलिए बताइए, पृथ्वीराज रासों को किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है और इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? और बताना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए, तो इसमें 17 सर्ग हैं। और इस रचना पर 1936 का मंगला प्रसाद प्राप्त है। क्या? मंगला प्रसाद प्राप्त है, और 1936 का। और इस ग्रंथ की कथा श्रीमद् भागवत से ली गई है। और पंक्ति देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था। क्या? दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अपथी राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। प्रभा शब्दों को पकड़िए आप सभी, ठीक है।
और ये देखिए कि इस प्रकार की रचना किसने किया। जब आप रचना नहीं, पंक्ति जो है, पंक्तियों को आप क्या करिए कि इकट्ठा कर लीजिए। कोई टेक्स्ट बुक तो आप पढ़ते ही होंगे, या कोई जो है मतलब किसी और लेखक की जो है बुक होगी आपके पास, तो प्रयास करिए कि उसमें जो है जितनी भी पंक्तियां हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपके पास 2-3 किताबें हैं तो सभी किताबों की पंक्तियों को इकट्ठा कर लीजिए, उसको जो है 2-3 बार पढ़िए, आपको जो है सभी पंक्तियां याद हो जाएंगी। तो चलिए वैदेही वनवास के बारे में देखते हैं। 1940 ईस्वी की है ये वैदेही वनवास। वाल्मीकि रामायण पर आधारित है और वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। ठीक है। और इनकी रचना है पद्य प्रसून, चोखे चौपदे, चुभते चौबते, ये दोनों मुहावरेदार इसमें भाषा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रस कलश और पारिजात। रस कलश और पारिजात। पारिजात में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। रस कलश किसकी रचना है बताइए? तो रस कलश पारिजात बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे इनकी रचना है बोल चाल। क्या? बोल चाल। बोल चाल एक पंक्ति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों पले पीसकर किसी को तुम है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी। क्यों पले पीसकर किसी को तुम है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुमसे पटी नहीं मेरी। तो पटाना, पेट, पटी। क्यों पले पीसकर, पा से पीस कर, पा से पले। क्यों पले पीसकर किसी के तुम है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुमसे पटी नहीं मेरी। किसकी पंक्ति है? चुभते चौपदे की पंक्ति है। देखिए पा कितने बार आया है, तो इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के गृह प्रवेश के समय हरिऔध ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 4 डग हमने भरा तो क्या हुआ। 4 डग हमने भरे तो क्या हुआ। है पड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी कभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी। खूब उर्दू जो न होवे जानता। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कब लिखा था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के गृह प्रवेश के समय हरिऔध ने पढ़ा था। 4 डग हमने भरे तो क्या हुआ। है पड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी। खूब उर्दू जो न होवे जानता। हरिऔध द्विवेदी युग के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति चुना गया था। एकमात्र कवि थे जिन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति चुना गया था। चलिए, हरिऔध को इनकी संपूर्णता के कारण कवि सम्राट की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? तो कवि सम्राट की उपाधि दी गई। और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हरिऔध यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं, हरिऔध यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं, तो मैथिली शरण गुप्त इस युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है साथियों एग्जाम में, क्या कि द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है। द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए, द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है। चलिए, नाथूराम शर्मा शंकर जी को देखते हैं। इनका समय है 1859 से 1932 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ था? तो हरदुआगंज अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हरदुआगंज अलीगढ़। और 13 वर्ष की उम्र पर पहली बार अपने साथी पर कविता लिखे थे। बहुत ही अच्छी बात है भाई, 13 साल की उम्र में तो यहाँ ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है कि नहीं। और ये थे कि 13 साल की उम्र में पहली बार अपने साथी पर कविता लिखे थे। और उपाधियां देख लेते हैं इनकी। कविता कामिनी कांत, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर।
ये उपाधि भी पूछी जाती है कि कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर, इनकी उपाधियां थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि नाथूराम शर्मा शंकर को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उपाधि दी गई है, तो वहां पर यहां से एक विकल्प मिलेगा आपको, कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर। अतिशयोक्ति इनका प्रिय अलंकार है साथियों, अतिशयोक्ति, इसको भी याद करिएगा, अतिशयोक्ति इनका प्रिय अलंकार है। और इनकी रचनाएं हैं गर्भरंडा रहस्य, क्या, गर्भरंडा रहस्य, विधवाओं की कारुणिक कथा, इसमें क्या है, विधवाओं की कारुणिक कथा है, गर्भरंडा रहस्य याद कर लीजिएगा। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, दोनों रचनाओं में शंकर शब्द लगा हुआ है। और लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, कवित्त इनका प्रिय छंद है, कौन सा प्रिय छंद है, कवित्त। और इन्हें खड़ी बोली का कबीर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें खड़ी बोली का कबीर कहा जाता है। किसे, इन्हें ही, जिसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं, इन्हें खड़ी बोली का कबीर कहा जाता है, नाथूराम शर्मा शंकर को। और इनकी पंक्ति है कि देशभक्त वीरों, मरने से तनिक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों, मरने से तनिक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। और आगे आ जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका समय है 1889 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक। और इन्हें घर के पिछवाड़े का कवि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घर के पिछवाड़े के कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जन्म इनका कोयरीपुर, जो कि जौनपुर में पड़ता है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचना है मिलन पथिक मानसी स्वप्न, मिलन पथिक मानसी स्वप्न। इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इनका क्रम याद कर लीजिए, मिलन पथिक मानसी स्वप्न, 1917, 1920, 1927, 1929। ये जो पथिक रचना है, ये काल्पनिक प्रेमाख्यान और दक्षिण भारत का वर्णन इसमें हुआ है। और मानसी क्या है, राष्ट्र गीतों का संकलन है। और इनमें वीर रस और राष्ट्रीयता की भावना थी, किसमें, राम नरेश त्रिपाठी जी में वीर रस और राष्ट्रीयता की भावना थी, जिसके कारण शुक्ल जी ने लिखा, क्या लिखा, शुक्ल जी ने लिखा कि देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ। और श्रीधर पाठक के बाद शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि कहा, क्या कहा, स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि कहा। पहला कवि किसे कहा, श्रीधर पाठक को। तो श्रीधर पाठक के बाद शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि कहा। चलिए, कविता कौमुदी नामक पत्र का संपादन भी करते थे। कविता कौमुदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कविता कौमुदी नामक पत्र का संपादन करते थे। और जन्म भूमि भारत यानी जंग भूमि भारत खड़ी बोली की पहली कविता है, खड़ी बोली की पहली कविता है। और इनकी कुछ पंक्तियां हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तीन में से इतना भी दे सकता है एग्जामिनर, इतना भी दे सकता है, या केवल इतना ही दे सकता है, या इतना ही, मतलब ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनको चारों को आप याद कर लीजिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, असल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। चलिए,
तो क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए। और मैंने बताया आप सभी को कि लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी आने वाली है एलटी की और प्रवक्ता की, तो एकदम जोरदार तरीके से आप लोग मेहनत करिए। बहुत ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग बहुत जल्द एग्जाम कराता है और जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका विज्ञापन जो है आपके सामने होगा। ठीक है, तो एकदम मन लगाकर पढ़ते रहिए। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।